हाय व्यूअर्स, मैं हूं क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल थिंक एजोरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजोरा लर्निंग या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पर। व्यूअर्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, करंट सीरीज जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं मैनेजमेंट और मैनेजमेंट थियरीज के बारे में। और इस सीरीज में हम काफ़ी थियरीज पहले ही कवर कर चुके हैं और वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर अंडर द सीरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल बिल्डिंग करना चाहते हैं, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के और सभी लर्निंग सीरीज के, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग सीरीज चलती रहती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट लर्निंग सीरीज है, क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सीरीज है, मास्टरिंग इन एक्सेल लर्निंग सीरीज है। सो वेरियस सीरीज चलते रहती हैं और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं ताकि आप एनर्जेटिक बने रहें, मोटिवेटेड रहें और अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित रहें, कमिटेड रहें। सो व्यूअर्स, आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक के बारे में। सो व्यूअर्स, हमेशा की तरह हम हैं अपने चैनल के होम पेज पर और हमारे चैनल के होम पेज पर आप विजिट करके हमारे विजन, मिशन और गोल के बारे में जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक विजन से। और व्यूअर्स, जैसे कि इस स्लाइड में हम हमेशा बात करते हैं स्किल फ्रेमवर्क की, और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे चैनल पर जो भी लर्निंग हम लेकर आए वो कहीं ना कहीं पर आपकी स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड हो और आपको एक स्किल के रूप में दिले। हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी टॉपिक को आपको सरसरी तौर पर कवर करा दें, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि हम उस टॉपिक के फंडामेंटल से आपको अवगत कराएं, उसके बैकग्राउंड को आपके साथ शेयर करें, उसकी थ्योरीज क्या है, उसके कहाँ से उसका उद्भव हुआ है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है, क्या उसका रिलेवेंस है, और उसको हम किस टूल्स और टेक्निक्स को यूज करके प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो सके। और यही है स्किल फ्रेमवर्क व्यूअर्स। सो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक के, जिसका कि नाम है कम्युनिकेशन। और व्यूअर्स, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। जब मैं कह रहा हूं कि हमारी लाइफ में महत्व रखता है तो इसका अर्थ होता है कि ये एंटायरिटी में कवर करने की बात कर रहे हैं, हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम सोशल्स की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, हम आपके एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव को कंबाइन करके हम यहाँ बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या बेसिक्स होते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, कम्युनिकेशंस में कितने तरह के रिसोर्सेज यूज होते हैं, कम्युनिकेशन का क्या फ्रेमवर्क हो सकता है, क्या कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ट्रिक और एक फॉर्मूला भी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो बने रहें मेरे इस वीडियो में अंत तक। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। और कम्युनिकेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं इसके वर्ड के पर्सपेक्टिव से, वर्ड मीनिंग पर्सपेक्टिव से। देखिए, ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन इज द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर वर्ड से आया है जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ होता है कॉमन टू मैनी एंड शेयर। सो कॉमन टू मैनी मीन्स जो सभी के लिए कॉमन हो, समान हो और जो शेयर करता हो। जी हाँ, कम्युनिकेशन में हम इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन में हम ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, कम्युनिकेशन में रिसीवर होता है और कम्युनिकेशन में चैनल होता है और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं
कम्युनिकेशन बैरियर्स उसमें आ जाती है, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ आ जाती है, कम्युनिकेशन चैनल आ जाता है, सेंडर आ जाता है, रिसीवर आ जाता है, कोडिंग इनकोडिंग आ जाती है जब हम टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं। लेकिन सब समझिए इस चीज को कि जब हम कोई चीज शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि ट्रांसमिट करना, एक्सचेंज करना, टू शेयर, राइट। और हम शेयर कैसे करते हैं? शेयर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के लिए हम डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं कि जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, उसके द्वारा भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। और कम्युनिकेशन देखिए ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन वर्बल भी होता है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल भी होता है, कम्युनिकेशन गेस्चर से होता है, कम्युनिकेशन फीलिंग से होता है, कम्युनिकेशन इवन के एक्सप्रेशन से होता है। आपके और हमारे एक्सप्रेशन से, अगर हम आमने सामने बात कर रहे हैं और एक दूसरे को हम देख पा रहे हैं, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे भी आप एक्सचेंज कर रहे हैं, या यूं कहूं कि कोलैबोरेट कर रहे हैं, सो आपके लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारे अलग फैक्टर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और देखिए वर्ड्स की जो है कम्युनिकेशन में उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि और चीज़ों की वैल्यू होती है, और हम उसमें आएंगे कि किस तरीके से बाकी चीज़ों की कम्युनिकेशन में कैसी वैल्यू होती है, और उसको जो रिसीवर है वो कैसे रिसीव करता है, किस सेंस में रिसीव करता है। तो आपके गेस्चर्स, आपके जो इमोशंस है, जो आपकी फीलिंग्स है, आपके जो वर्बल और नॉन वर्बल जो क्यूज हैं, आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं, आप किस इमोशंस में, किस टोन में बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती हैं। और ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स विद ईच अदर इन कॉमनली अंडरस्टैंडेबल वेज। देखिए हमारी कोशिश रहती है कि हम कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से करें, कुछ इस वेज से करें, इन तरीकों से करें कि वो समझने में आसान हो, और उसी रूप में, यानी कि उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करे, उस कम्युनिकेशन को रिसीव करे, ताकि जो हमारा इंटेंशन है उस कम्युनिकेशन को करने का वो पूरा हो, और रिसीवर तक वही मैसेज उसी फॉर्म में, उसी मीनिंग के साथ, उसी क्वालिटी के साथ पहुंचे जो हम चाहते हैं। और यही कम्युनिकेशन है। थोड़ा सा और देख लेते हैं व्यूअर्स। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। विदाउट इट we would be unable to share knowledge or experiences with anything outside of ourselves. Common form of communication includes speaking, राइटिंग, गेस्चर, टच एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर भी ये यही बात कर रहे हैं कि देखिए जब हमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा नॉलेज है, या कोई भी चीज़ अगर हम अपने बारे में किसी को बताना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना होता है, हमें एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। यहाँ तक की बात कर रहे हैं स्पीकिंग की, राइटिंग की, गेस्चर की, टच एंड ब्रॉडकास्टिंग की। देखिए यहाँ टच की भी बात कर रहे हैं। टच देखिए ह्यूमंस में जो है टच थेरेपी की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कहते हैं, अब हिंदी में आपने देखा होगा कि हम कहते हैं जादू की जप्पी, राइट। हम जब किसी से मिलते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं, राइट, हम नमस्ते करते हैं। ये सारे के सारे हमारे गेस्चर हैं कम्युनिकेट करने के, वेलकम करने के, और एक दूसरे से कनेक्ट करने के। सो टच का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। हम हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक में भी हम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं व्यूअर्स। और इसके अलावा चूंकि यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग, अगर टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। आजकल हम वीडियो कॉल करते हैं, राइट, सोशल मीडियाज पे वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, वीडियोस में बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे कोलेब्रेशन टूल है, वेबएक्स है, आपका जूम है, और बहुत सारे दुनिया भर के जो एप्लीकेशंस हैं जो आपको ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू या टेली
टेली कम्युनिकेशन के थ्रू आपको अलाउ करते हैं कम्युनिकेट करने की, एक दूसरे के सामने आमने सामने न होते हुए भी आपको इस तरीके से आप एक दूसरे को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं विजुअल फॉर्म में आपके सामने, और आप उनके एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को और उनकी मूवमेंट्स को भी नोटिस कर सकते हैं। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। सो टेक्नोलॉजिकल देखिए, कम्युनिकेशन है टू शेयर, शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, वे क्या यूज कर रहे हैं, चैनल कौन से यूज कर रहे हैं, वो वेरी हो सकते हैं। घर में भी जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम हर समय कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो हर एक इन सब कम्युनिकेशन में, इन सब बातचीत में कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये कम्युनिकेशन है, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे। इसीलिए ज़रूरी है कि देखिए, हम जो भी बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अ, उसमें हमें बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत होती है कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन क्या है, हमारा बॉडी का जो सामंजस्य है, हमारे जो गेस्चर्स हो रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जो बॉडी मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स है, हमारे जो आईज की मूवमेंट्स है, आई कांटेक्ट है, हमारे जो और जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये सारे कम्युनिकेशन में पार्ट है, और रिसीवर उसको रिसीव करता है। ऐसा नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं सिर्फ वही रिसीव किया जा रहा है। लिसनिंग में आपके वर्ड्स ही नहीं कैप्चर किए जाते, अगला जो आपका रिसीवर है, जिस जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, वो आपके गेस्चर को, आपके मूवमेंट्स को, आपके बॉडी पोस्चर को, सभी चीज़ों को रिसीव करता है। और डेफिनेटली जो गेस्चर्स होते हैं, जो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती है, टोन ऑफ वॉइस जो है, या आप किस इमोशन से उस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, तो कि आपको सिर्फ अपने वर्ड्स पर ही ध्यान नहीं देना है, अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। शब्दों के साथ साथ, शब्दों पर तो ध्यान देना ही है, वो लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपकी जो टोन है, वो किस वे में आप बात कर रहे हैं, आप किस इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं, आप हैप्पीनेस के साथ बात कर रहे हैं, आप एंगर के साथ बात कर रहे हैं, आप हाई टोन में बात कर रहे हैं, आप लो टोन में बात कर रहे हैं, आपको किस तरह की टोन में बात करनी है, किस तरह के इमोशंस में बात करनी है, ये आप उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर बात करते हैं व्यूअर्स। सो ये सभी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। और जैसे कि टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। डेफिनेटली इन सब चीज़ों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे थे समझने की कम्युनिकेशन को। सो आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक यू नो दो लोग बैठे हुए हैं, और देखिए ये जो गर्ल है, वो क्या कह रही है, मैसेज क्या ट्रांसमिट कर रही है, मैसेज वो कहती है, योर फूड स्मेल्स डिलीशियस। अब देखिए, एक मैसेज है, उसने एक लैंग्वेज में इसको, और यहाँ पर देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी उसकी हैंड पोजीशंस को देखिए, उसकी हैंड में जो स्पून है उसकी पोजीशन को देखिए। सो कोशिश है डेफिनेटली वो कर रही है कि उसने उस फूड को स्मेल किया है। देखिए, वो भी एक कम्युनिकेशन है। फूड की जो स्मेल है वो कम्युनिकेट हो रही है उस लेडी को, उस गर्ल को जो बैठी हुई है, और वो उसको लगा कि ये फूड शायद बहुत डिलीशियस होगा, क्योंकि उसकी स्मेल उसे बहुत अच्छी आ रही है। वहां से भी उसे एक मैसेज मिला, राइट। और जब उसने ये वर्ड बोला, तो जो सामने वो जो बॉय बैठा हुआ है, उसने उसको उसके मैसेज को रिसीव किया, तो वो रिसीवर हो गया है। और ये ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ट्रांसमीटर, चूंकि फेस टू फेस हो रहा है, तो मीडियम हमारा एयर ही है, जो चैनल है वो एयर के थ्रू वॉइस ट्रांसफर हो रही है, और वो उस रिसीवर तक पहुंच रही है। जब उसने उसको रिसीव किया, तो डेफिनेटली उसने एक्नॉलेज किया। देखिए, मैसेज को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले उस बॉय ने कहा थैंक्स, इसका मतलब है कि उसने उसका जो रिसीव है उसको रिसीव कर लिया है। एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है।
वो फीडबैक है कि मैसेज रिसीव हो गया है। एंड देन एट द सेम टाइम दैट रिसीवर, और उस समय वो जो रिसीवर है उस मैसेज को प्रोसेस भी कर रहा होता है, ट्रांसमिट भी कर, उस मैसेज को बेसिकली कैलकुलेट कर रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। जैसे उस लड़की ने अगर ये कहा कि योर फूड स्मेल्स डिलीशियस, कि आपका फूड बहुत टेस्टी लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि ये फूड बहुत टेस्टी होगा, और इसकी स्मेल से ऐसा लग रहा है। सो ये बॉय हो सकता है कि ये सोच रहा हो, ये वो सोच रहा हो कि शायद वो ये इसे टेस्ट करना चाहती है, उसे अच्छा लगा चूंकि स्मेल उसे पसंद आई है, तो हो सकता है वो टेस्ट करना चाहती हो। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस गर्ल की हैंड की मूवमेंट को अगर नोट नोट करेंगे और यहाँ पर उसकी स्पून की मूवमेंट को करेंगे, तो उसकी ये है कि वो शायद उस एक बाइट उससे लेना चाह रही है। लेकिन ये सही इंटरप्रिटेशन है या नहीं है, इसको वो रिसीवर कंफर्म कर सकता है, या उससे पूछ सकता है कि क्या आप एक बाइट लेना पसंद करेंगी। तो वो मैसेज का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए मैसेज हुआ, मैसेज ट्रांसमिट हुआ एक चैनल के द्वारा, और उस चैनल जब वो रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर ने उस मैसेज को अक्नॉलेज किया, उसको फीडबैक दिया और उसको प्रोसेस किया। देखिए प्रोसेस आप सही कर रहे हैं नहीं, उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको कंफर्म कर लें। सो मैसेज को आप कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि जैसे हमने अभी कहा कि लड़की ने कहा कि ये फूड, आपका जो खाना है वो बहुत ही अ, अच्छा स्मेल कर रहा है। सो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसे टेस्ट करना चाहती है, लेकिन अगर वो बॉय उसको कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि शायद उसकी इंटीमेशन या उसकी इच्छा ऐसी है कि वो उसे टेस्ट करना चाहती है, एक बाइट उससे लेना चाहती है, तो वो बॉय उससे पूछ सकता है, ऑफर कर सकता है। ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप वहाँ पर उस थॉट को, जो आपकी प्रोसेसिंग है, उसको आप कंफर्म कर लें कि ये शायद वो, अगर वो टेस्ट करना चाह रही होंगी तो वो डेफिनेटली कहेंगी कि हाँ मैं एक बाइट ले लूंगी। अगर वो नहीं तो वो मे बी की मना कर सकती है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वो सिर्फ उस फूड की तारीफ कर रही थी, उसे खाना नहीं है। राइट। लेकिन अगर उस लड़के ने उस मैसेज को खुद ही इंटरप्रेट कर लिया और सीधे सीधे फूड उनको ऑफर कर दिया, सी में गेट ऑफेंडेड, तो उसका ये मतलब हो सकता है कि ना रहा हो, वो सिर्फ तारीफ करने के उद्देश्य से कह रही हो, और हो सकता है कि वो खाना चाहती हो। तो अगर वो बॉयज उसको ऑफर करेगा, एक कर्टेसियस वे में करेगा कि क्या आप एक बाइट लेना पसंद करेंगी, तो शायद वो बहुत अच्छे वे में वो मैसेज वहां पर कंक्लूड हो जाएगा, और ये जो मैसेज का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वहां से वो उस जो कंफर्मेशन है उसको कंफर्म कर देगी। राइट। वो ये कहेगी कि नहीं आप खाइए, या फिर वो कह सकती है कि हाँ मैं एक बाइट लेना पसंद करूंगी। तो यहाँ पर ये चीजें कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं। ये जो गर्ल यहाँ पर आपने देखी, ये एक सेंडर है, क्योंकि वो मैसेज जनरेट कर रही है, तो वो एक मीडियम है, वो बेसिकली एक सोर्स है, जो वहां पर एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, और वही एक सेंडर है, वो उस मैसेज को सेंड कर रही है वॉइस की फॉर्म में, लैंग्वेज की फॉर्म में, डेफिनेटली बोल कर बोल रही है, तो वो लैंग्वेज की फॉर्म में ट्रांसमिट कर रही है। और डेफिनेटली अगर हम मीडियम की बात करें, तो यहाँ पर जो मीडियम है या जो चैनल है वो एयर है, एयर में वो मैसेज, वो वॉइस ट्रेवल कर रही है और उस रिसीवर तक जा रही है। अब जब वो रिसीवर, क्योंकि जब अगर रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, देखिए जैसे ही उस लड़के ने थैंक्स बोला, तो सेंडर को यह पता चल गया कि मेरा मैसेज पहुंच गया है रिसीवर तक, और रिसीवर तक वो मैसेज सही पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये रिसीवर की जिम्मेदारी हो जाती है। देखिए उस लड़के की अब ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको जो प्रोसेस कर रहा है, कि वो सिर्फ उस खाने की तारीफ कर रही थी या उसकी उसको टेस्ट करना चाहती है, यहाँ पर ये कंफर्म करना कि क्या वो उस मैसेज को, जो उस मैसेज तक पहुंचा है, सेंडर का काम है मैसेज देना, मैसेज पहुंच गया है, उस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करते हैं। देखिए मीडियम की जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ मीडियम में भी आते हैं कि मीडियम में क्या ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, क्या मीडियम है इतना कैपेबल है कि वो जो है उसी क्वालिटी के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी क्लैरिटी के साथ मैसेज ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही अक्नॉलेज हुआ, फीडबैक मिला, तो यहाँ से पता चल गया सेंडर को कि वो मैसेज ट्रांसमिट हो चुका है। लेकिन वो मैसेज क्या एग्जैक्टली उसी यू नो उसी इंटेंशन के साथ, उसी मीनिंग के साथ ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ है, या जो रिसीवर है उस मैसेज को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ये मैसेज जो रिसीवर की जिम्मेदारी है कि उसको रिवैलिडेट करे उस मैसेज को। जैसे कि
इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो थोड़ रहा है कि ये शायद ये इस खाने को वो खाना चाहती है, एक बाइट उससे लेना चाहती है। सो ये मे बी कि ट्रू हो सकता है, मे बी कि नहीं ट्रू हो सकता है। तो ये रिसीवर की जिम्मेदारी है कि उस जो इंटरप्रेट कर रहा है उस मैसेज को कंफर्म कर ले, और वो कंफर्म पूछ कर सकता है उस लेडी से कि क्या आप एक बाइट लेना पसंद करेंगी। तो अगर वो हाँ करती है तो वो मैसेज वहां पर क्लियर हो जाता है, और वो ना करती है कि नहीं आप खाइए, तो वहां पर भी इंटेंशन वो समझ आ जाता है कि सेंडर का इंटेंशन सिर्फ उसकी तारीफ करना था, ना कि उससे एक बाइट लेकर खाने की। तो आशा करता हूँ व्यूवर्स की सिंपल शब्दों में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कम्युनिकेशन में सेंडर एक होता है जो सोर्स है जहां से आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, कम्युनिकेशन जनरेट हो रहा है, और वो उसको सेंड करता है किसी मीडियम, किसी चैनल के द्वारा। ये जो चूंकि वॉइस में बात हो रही है तो डेफिनेटली वो एयर के थ्रू जो है वो वॉइस वेव जो है ट्रांसमिट हो रही है। रिसीवर है जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है, उसको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो फीडबैक लेकर, यानी कि उसको कंफर्म करके यहाँ से, जैसे कि इस बॉय ने थैंक बोला तो उसको पता चल गया कि ये मैसेज पहुंच चुका है। फिर मैसेज का जो इनकोडिंग डिकोडिंग, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिकोड कहते हैं, यानी इनकोड करके जब वो मैसेज भेजा, जब हम टेक्निकल में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको। सिर्फ हम भी समझ रहे हैं कि मैसेज का जब इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो वो इंटरप्रिटेशन रिसीवर की जिम्मेदारी है कि वो इंटरप्रिटेशन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कंफर्म कर ले सेंडर से। सो वो यहाँ से फिर दोबारा से कोई और मैसेज भेजेगा, यहाँ पर अब वो सेंडर हो जाएगा, और जो दूसरा सामने वाला पक्ष है वो रिसीवर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑलवेज टू वे होता है, दो सोर्सेज के बीच में होता है, एक सेंडर हो जाता है, एक रिसीवर हो जाता है, और कहीं पर वो ही सेंडर रिसीवर और रिसीवर हो जाता है। ये चीजें, ये जो रोल है सेंडर और रिसीवर के, वो एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी वो सेंडर हो जाता है, कभी दूसरा सेंडर हो जाता है, कभी एक रिसीवर हो जाता है, कहीं पर दूसरा रिसीवर हो जाता है, और अलग अलग रोल यहाँ पर प्ले होते रहते हैं। मीडियम अपना रोल प्ले करता रहता है, और यहाँ पर जो इंटेलिजेंस, जहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, गेस्चर्स की बात कर रहे थे, हम टोन्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इमोशंस की बात कर रहे थे, हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, ये सारे कम्युनिकेशन में काम करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। सो आइए व्यूअर्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन क्यों करना पड़ता है। कम्युनिकेशन हम कई बार करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है, उनको एंटिसिपेट करना है, कुछ डिसीजंस हमें लेने हैं, तो डेफिनेटली हम डिसीजंस को लेने के लिए जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, यानी उनका बाय इन लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको कोलेबरेट करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। कोऑर्डिनेट वर्क फ्लो, देखिए आपने कोई प्रोसेस फॉलो करना है, कोई आपने यू नो और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, सो आप वो डेफिनेटली वो प्रोसेस कम्युनिकेट करेंगे, वो फ्लो कम्युनिकेट करेंगे। या सुपरवाइज अदर्स, देखिए आपको दूसरों को सुपरवाइज करना है या लीड करना है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी कम्युनिकेशंस करते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं, आप आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, आप प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आप टू डूज डिस्कस करते हैं, आप प्रोबेबली के मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हो, प्रोबेबली आप डेडलाइन, टाइमलाइन, क्वालिटी डिस्कस कर रहे हो। सो वेरियस डिस्कशंस हो सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से है। डेवलप रिलेशनशिप, देखिए जब आप पर्सनल लाइफ में लोगों से मिलते हैं, तो आपकी कोशिश रहती है कि जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन हो, या जब आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, तो आपकी कोशिश रहती है कि आपके ऊपर अच्छा, दूसरों के ऊपर जो रिसीवर्स हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपकी एक अच्छी इमेज बने, आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो। तो वहाँ पर, या आप लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्त का रिलेशन हो सकता है, या कोई और भी रिलेशन हो सकता है। तो आप जहाँ पर बॉन्डिंग डेवलप करने की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। मैनेज नॉलेज, आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप नॉलेज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नॉलेज के लिए आपको कम्युनिकेशन करना है, आइडियाज डिस्कस करने हैं, क्रिएटिविटी आप डिस्कस कर रहे हैं। क्रिएट अ क्लियर विजन एंड एनर्जाइज एम्प्लॉयज, देखिए आप ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आपकी कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या विजन है, उसका क्या मिशन है, क्या गोल है। देखिए अभी हमने अपने चैनल का विजन, मिशन और गोल आपके सामने हमारे वीडियो में विजुअल फॉर्म में
शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारी कोशिश है कि ये एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को कम्युनिकेट हो कि हमारा क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल है इस यूट्यूब चैनल का, ताकि आप हमसे बेहतर तरीके से जुड़ पाए। देखिए, एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, एक बॉन्ड डेवलप हो रहा है हमारे हमारे चैनल के बीच में और व्यूअर्स के बीच में, और हमारा इंटेंशंस पता चल रहे हैं। हमारे इस रिलेशनशिप की जो नींव है वो फाउंडेशन बन रही है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल ये इसका हो सकता है। प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो कम्युनिकेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं, हर जगह आपकी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है। फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, कम्युनिटीज में हो, सोशल मीडिया पे आप हो, या आप कहीं पर भी हो, हम लोग 70% टाइम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जी हाँ, 30% टाइम ही ऐसा होता है जब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, रादर 70% टाइम हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझना है कि वो 70% किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है व्यूअर्स। तो आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कांट बी ओवर स्टेटेड। आफ्टर ऑल, यू कांट हैव कल्चर, society or civilization without the ability to communicate with another. Good communication prevents wars and misunderstandings, help us to meet our needs, establish rules and laws that aid in structuring of society, helps people find, keep and keep employment, provides information and guidance to people, and passes down culture, traditions, norms and values। देखिए कितने तरीके से इसको कहा है। हम देखिए हम यहाँ पर हमने रिलेशनशिप डेवलप की बात करी। देखिए जो सोसाइटीज हैं, जो आपके जो कल्चर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविलाइजेशंस की हम बात करते हैं, राइट, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के द्वारा ही बिल्डअप होती है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगते हैं, तभी हम एक सिविलाइजेशन के रूप में उभरे हैं। तभी हम एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे के नेबरहुड में रहते हैं, एक दूसरे से हम बॉन्ड डेवलप करते हैं, एक दूसरे से हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, हमारी कम्युनिटीज बनती है, सोशल स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरीके से आपके विलेजेस हो गए, देन सिटीज हो गई, देन आपके यू नो स्टेट्स हो गए, नेशंस हो गए, राइट, एंड इस तरह से वर्ल्ड ऑपरेट करता है। हम सभी कहीं ना कहीं पर किसी रूप में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली आप मिसअंडरस्टैंडिंग से बच सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों की लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप कम्युनिकेट करके रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, कल्चर्स डेवलप कर सकते हैं, ट्रेडिशंस डेवलप कर सकते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पूरी की पूरी आपके कम्युनिकेशन और वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करती है। तो कम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पे दो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही है जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। यू कांट नॉट कम्युनिकेट। देखिए अपने आप में ये स्टेटमेंट निगेटिव लग रहा है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझिए। क्या कह रहे हैं? यू कांट नॉट कम्युनिकेट। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। आप हर वक्त कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 70% टाइम हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो तभी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस हैं, इमोशंस हैं, ये भी बहुत कुछ ट्रांसमिट करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो तभी ये कहा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन ना करें। आप हर वक्त कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप चाहे कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हो, पीपल ऑब्जर्व करते हैं, लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, मैसेजिंग रिसीव करते रहते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव करते रहते हैं, और इसी तरीके से दूसरे लोग भी। देखिए आप खुद के बारे में सोचिए। आप बाजार में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आप लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके बॉडी मूवमेंट्स, उनके इमोशंस को फील कर पाते हैं, उनकी हैप्पीनेस, सैडनेस, उनके एक्सप्रेशन से आप इन सब चीज़ों को फील करते हैं, रिसीव करते हैं। सो कम्युनिकेशन होता रहता है, चलता रहता है, आप इसे स्टॉप नहीं कर सकते, ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्होंने बताई है, यू कांट टेक बैक व्हेन यू कम्युनिकेट वंस इट्स बीन पुट आउट इनटू द यूनिवर्स। देखिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि आपने जो चीज कम्युनिकेट कर दी है वो चीज हमेशा के लिए यूनिवर्स में आ गई है, आप उसको हटा नहीं सकते। देखिए यही तभी बहुत ज़रूरी होती है कि कहा जाता है कि जब आप किसी से कुछ भी चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये जो वेव्स हैं, ये जो ट्रांसमिशंस हैं, ये इस यूनिवर्स में एक बार जब आ जाता है सो वो हमेशा ही इस यूनिवर्स में बना रहता है। तो कम्युनिकेशन की देखिए कितनी एग्जिस्टेंस जो है उसकी परसिस्टेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस कांस्टेंट है, वो बनी रहती है एग्जिस्टेंस उस कम्युनिकेशन की। तो डेफिनेटली आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें, और दूसरी चीज़, जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्स में हमेशा के लिए बनी रह जाती है। और यही है इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन की। तो डेफिनेटली हमें सोच समझकर, चाहे कॉन्शियसली और चाहे अनकॉन्शियसली आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ध्यान रहे अगर आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आप सोच समझ कर कम्युनिकेट करेंगे, देख भाल कर आप बात करेंगे, देख सोच समझ कर आप लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, उस मैसेज का। आप चूंकि जब इस बात को समझ जाएंगे कि जो चीज़ आपने एक बार कह दी, कम्युनिकेट कर दी, एक्सचेंज कर दी, वो कभी भी आप उसे वापस नहीं ले सकते। सो वो यूनिवर्स में हमेशा बनी रहेगी। जब ये कॉन्शसनेस आपके अंदर आ जाएगी, सो आपके कॉन्शस, आप चाहे कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हो या अनकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखेंगे, ज़रूरी है। आइए व्यूअर्स आगे चलते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हर तरीके से कम्युनिकेशन को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप का इसमें इंटरेस्ट बना रहे, और चलते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। कई बार लोग यहाँ पर, और खासकर इंडिया में, हम ये समझ लेते हैं कि देखिए अगर कोई इंग्लिश में बहुत अच्छी बात कर रहा है तो कि हम कहते हैं कि ये देखिए कितना अच्छा कम्युनिकेटर है, या कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, हो सकता है वो हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो, तो हम उसे कहते हैं कि देखिए बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। ऐसा नहीं है कि केवल लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन आता है। लैंग्वेज के अलावा, जैसे हमने अभी बात की कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और क्या क्या तरीके होते हैं आइए समझते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम कम्युनिकेशन में बात हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, जी नहीं, हम सुन भी रहे हैं। और कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो है लिसनिंग। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि हम बात तो कर रहे हैं कम्युनिकेट करने की, लेकिन यहाँ तो हम कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ तो हम सुनने की बात कर रहे हैं, बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो लिसनिंग होती है। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप मैसेज दे ही नहीं रहे होते, आप मैसेज ले भी रहे होते हैं, और आप कितने बेहतर तरीके से उस मैसेज को ले पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये आपकी लिसनिंग स्किल्स से डिसाइड होता है। आप कितने पैशनेटली, कितने आराम से, कितने धैर्य के साथ अगले को सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए सुनना सिर्फ ये नहीं है कि आप जो वो बोल रहा है उसे आप सुन रहे हैं। डेफिनेटली आप बहुत सारी, जब हम कम्युनिकेशंस के अदर एस्पेक्ट को आप ध्यान रख रहे हैं, आप उनके वर्ड्स को तो सुन ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, उनके इमोशंस को भी आप समझ रहे हैं, उनकी टोन ऑफ वॉइस को भी आप समझ रहे हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को आप समझ रहे हैं, उनके आई आई कांटेक्ट को आप समझ रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं। तो लिसनिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं व्यूअर्स। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे पहले आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। कि जब आपसे कोई बात कह रहा हो तो आप पहले धैर्य के साथ उसकी बात को सुने। उसकी बात को, जब मैं कह रहा हूँ सुने, सुनने से अर्थ है कि उसकी बात को समझे, उनके उनके अलग अलग गेस्चर्स को, बॉडी मूवमेंट्स को, इमोशंस को समझकर उसकी स्टेट को आप समझने की कोशिश करें, और तब जाकर आप एनालाइज करें। क्योंकि लिसनिंग में आप सुन ही नहीं रहे होते हैं, आप उसको
बेसिकली कहूँ कि मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है, और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसी सेंस में अगर उस मैसेज को लें, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो इसीलिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। दूसरी चीज आ जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए अभी तक बात ही नहीं हुई, वर्ड्स की बात ही नहीं हुई है। पहले हमने लिसनिंग की बात की, और दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप बार बार आपके दिमाग में आ रही होंगी कि नहीं, हम तो कम्युनिकेशन में तो हम बात करते हैं। जी नहीं, कम्युनिकेशन में आप बात कम करते हैं, आप सुनते ज़्यादा हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर एंड आई मूवमेंट। देखिए आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, आप आंख चुरा कर बात करते हैं, आप आंख झुकाकर बात करते हैं, आप किसी को स्टेयर कर रहे हैं, या आप उनसे एक एक कॉन्फिडेंटली आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं। आई कांटेक्ट से आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। आपकी आंखें बता देती हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आपका बार बार आंखें चुराना, बार बार आंखें झुकाना, ये दर्शाता है कि आप कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या आप कुछ मे बी की फॉल्स स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। आप हो सकता है झूठ बोल रहे हो। देखिए यहाँ पर मेरा आपको समझाने की कोशिश है कि किस तरीके से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, और डेफिनेटली ये जो है नेचुरल है हम ह्यूमंस में, कि इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को मिस इंटरप्रेट ना करें, तो लिसनिंग की स्किल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, जो सेंडर जो मैसेज आपको भेजना चाह रहा है, वो उसी रूप में, उसी क्लैरिटी के साथ, उसी इमोशंस के साथ, उसी टोन के साथ आप तक पहुंचे, और आप उसको रिसीव करें, उसको मैनिपुलेट करें। तो दो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर देखी, लिसनिंग, नॉन वर्बल। देखिए यहाँ पर अब बात आ रही है बीइंग क्लियर की। अब बात आती है आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स की। यहाँ पर बात आती है चूजिंग द राइट वर्ड्स टू डिलीवर अ मैसेज दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए वर्ड्स की अब कहाँ इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की इंपॉर्टेंट आई है आपकी थर्ड नंबर पे। यानी सबसे पहले आप लिसनिंग में आपकी स्किल्स होनी चाहिए। नॉन वर्बल क्यूज को आपने पकड़ना चाहिए, आपने समझना चाहिए कि अगला जो है क्या मैसेज आपको डिलीवर करना चाह रहा है, किस टोन में है, उसकी क्या इमोशंस है, उसकी क्या इंटेंशन है। ये आप नॉन वर्बल क्यू कम्युनिकेशन से समझ सकते हैं। बीइंग क्लियर में यहाँ पर अब बात आ जाती है। देखिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम वर्ड्स पर्सपेक्टिव, आपकी लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से बात आ जाती है। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे नहीं, लेकिन उस लैंग्वेज पर आपकी कितनी पकड़ है, उस लैंग्वेज में क्या सही शब्दावली आपके पास है, क्या आपके पास सही शब्द है, क्या आपके पास सही क्रम है उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का। वहाँ पर मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आ जाती है, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है, उसके सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस आ जाती है, उसकी क्रमबद्धता की इंपॉर्टेंस आ जाती है, कि आप किसी टॉपिक को या किसी बात को कितने अच्छे ढंग से, कितने क्रमबद्ध तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो क्लियर होना, मैसेज का क्लियर होना, आपके यहाँ पर लैंग्वेज काम करती है। सो लैंग्वेज का आप थर्ड उस पर इंपॉर्टेंस है। देखिए बीइंग कंसाइज, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए आप कितने कंसाइज रूप में, कितने देखिए आप हो सकता है कि किसी चीज को बहुत बड़ी स्टोरी के रूप में बनाकर बताना चाहे, या फिर आप किसी बात को कितने कम शब्दों में बहुत क्लैरिटी के साथ अगर आप बता पाए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप कंसाइज रहने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जब आप किसी बात को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, खींच लेते हैं, तो हो सकता है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो एसेंस है, वो कहीं क्लियर ना हो पाए। तो बी क्लियर रहिए, कंसाइज रहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश कीजिए। जितने कम शब्दों में देखिए आप अपने बात को कहने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपकी वर्ड्स, जब आप वर्ड्स चूज कर रहे होंगे, जो लैंग्वेज चूज कर रहे होंगे, जो आप क्रम यूज कर रहे होंगे, वो बहुत सटीक हो जाएगा, और आपका मैसेज क्लियर हो जाएगा। सो कंसाइज होने के लिए, क्लियर होने के लिए आपको कंसाइज होने की भी आवश्यकता है। आप कोशिश करिए कि कम कम बोलें, अच्छा बोलें, ये कह सकते हैं। बीइंग कॉन्फिडेंट,
देखिए जब आप अपने कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली आप उस मैसेज को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, क्लैरिटी के साथ डिलीवर कर पाएंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप उसको डेफिनेटली, आपकी जो नॉन वर्बल क्यूज है, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आप अगर किसी आपको मीटिंग में बात करनी है, किसी कॉल पर बात करनी है, पहली चीज तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, राइट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देगी आपके व्यूअर्स को कि आप कंफर्टेबल नहीं है। आपकी बहुत ज्यादा जो है बॉडी मूवमेंट कर रही होगी, आप रिलैक्स स्टेट में नहीं रह पाएंगे। आप हो सकता है आपके हाथ कांप रहे हो सकता है आपकी जो वॉइस है वो क्लियर ना हो, आपकी वॉइस बार बार लड़खड़ा जा रही हो, आपके शब्द सही नहीं आ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली, आपकी जो ऑडियंस है वो समझ जाएगी इस बात को। तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंट आप कब होंगे? जब आप जो भी मैसेज ट्रांसमिट करने जा रहे हैं वो मैसेज के बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए। और डेफिनेटली जो आपके व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको भी आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ वो मैसेज डिलीवर कर पाएंगे। और देखिए उसके बाद आ जाती है बात बीइंग पर्सनलेबल। देखिए जब आप अपने ऑडियंस ऑडियंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने ऑडियंस को देखिए, अ फ्रेंडली टोन एंड अ सिंपल स्माइल कैन गो अ लॉन्ग वे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली, फ्रेंडली से मतलब है कि आप थोड़ा सा कनेक्ट अगर आप बना पाए अपने ऑडियंस से, उनसे जुड़ पाए आप, देखिए आप अपने ऑडियंस से जुड़ पाएंगे। अपने यू नो किस तरह का आप इमोशन शो कर रहे हैं, आप किस तरह से एंथुजियास्टिक, कितने मोटिवेटेड आप शो हो रहे हैं, कितने एनर्जेटिक आप दिख रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आपके स्टेक होल्डर्स के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, आपके ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बनता है। तो वो एक कनेक्शन बनना भी आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके मैसेज को भी रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन जब तक बिल्डअप नहीं होगा तो वो ट्रांसमिशन सही नहीं हो पाएगा। और वो लोग, वो जो आपके ऑडियंस है, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको भी आप वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो शायद उसका कहीं ना कहीं एसेंस कहीं लूज हो जाता है। और देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बीइंग पेशेंट। बीइंग पेशेंट में वही लिसनिंग की बात आ जाती है। देखिए अगर आप कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और कोई आपको इंटरप्ट कर देता है इन बीच में, या कोई ऑडियंस आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेती है, मे बी हो सकता है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, मे बी हो सकता है कि उस क्वेश्चन को सुनकर आप ऑफेंड हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेफिनेटली क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस डिलीवर किए जा रहे हैं और उधर से आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं ले रहे हैं। तो वो चीज़ें आपके क्वेश्चन के रूप में हो सकती है, कोई आपको एक्नॉलेज कर रहा हो सकता है, कोई उस पे ऑब्जेक्शन ले सकता है, कोई उस पे एलिगेशन ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, पेशेंट रहना है। और जब आप अपने मैसेज को डिलीवर करने इस तरह की ऑब्स्टेकल या इस तरह की सिचुएशंस जब आपके साथ आती हैं, तो अगर आप पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन से, उन एलिगेशन से आप ऑफेंड नहीं होंगे। और डेफिनेटली उनको यहाँ पर आपकी लिसनिंग स्किल आ जाती है, उस उनको ढंग से आप सुनेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, उनके एक्सप्रेशंस को समझेंगे, और आप जो है उनकी बातों का जवाब आप दे पाएंगे। उस मैसेज को जो उन्होंने समझा है और उसके बेस पर जो उन्होंने आपसे फर्दर कम्युनिकेट किया है, आप उसको कंफर्म कर पाएंगे और उसको रिकन्फर्म कर पाएंगे। और मैं कहूँगा कि क्लियर कर पाएंगे। या ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका सेकंड लेवल पे आ जाता है, बीइंग क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट, पर्सनेबल एंड बीइंग पेशेंट आपके अदर वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकते हैं व्यूअर्स। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर सेवन सीज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। ये सेवन सीज, देखिए कंप्लीटनेस की बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए जहाँ पर कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं, नो नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज मिस्ड। जब आप कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो मैसेज है, जो आप
इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब कि किसी भी एक्सपेक्ट से अधूरी ना हो। देखिए जब ये मैं इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मैंने 10 बार इस डेक को रिव्यू किया, इस डेक को मैंने 10 बार डेमो किया, देखा कि जब हम डिलीवर कर रहे हैं मैसेज कि क्या कहीं पर कोई मिसिंग पॉइंट तो नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड की क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं ये मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आ रहा है, तो आप अपने ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि क्या नेक्स्ट चीज हो सकती है, क्या इसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं रह गया, क्या जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हमने इसके हर एक एक्सपेक्ट को इसमें ऐड कर लिया है। यही है कंप्लीटनेस। सो कंप्लीटनेस है कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहा है, क्या उसके सारे एस्पेक्ट उसमें कवर्ड है, कोई चीज मिसिंग तो नहीं रहेगी, कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं, आपके ऑडियंस को ये तो नहीं रहेगा कि ये तो इसमें कवर ही नहीं हुआ, ये पूरी चीज यहाँ रह जाती है। तो आप कंप्लीटनेस का ध्यान रखें। दूसरी चीज आती है कंसाइसनेस। देखिए कंप्लीटनेस आप कैसे करेंगे, आपको रिव्यू करना होगा, आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से समझना होगा, आपको अपने स्टेक होल्डर्स को समझना होगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आप डिलीवर करना जा रहे हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरी चीज है कॉन्सियसनेस। देखिए कॉन्सियसनेस टू द पॉइंट। डेफिनेटली आप जब अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप टू द पॉइंट हो, आप ज़्यादा फार अवे ना चले जाएं, कैरिड अवे ना हो जाए किसी और डायरेक्शन की तरफ। तो डेफिनेटली आपका एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा में जिस तरह से हमारा ये टॉपिक है कम्युनिकेशन में, आज हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करेंगे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स की है हम बात करेंगे और उसी पर रेस्ट्रिक्ट रहेंगे। हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन पर ही हमारा टॉपिक होगा। तो कॉन्सियसनेस रहे, आप टॉपिक से बाहर न चले जाएं, आप किसी और मुद्दे के तरफ न चले जाएं, ताकि आपकी ऑडियंस का जो वहां पर फोकस है वो लूज नहीं होना चाहिए। ये आ जाती है बात कॉन्सियसनेस की। और थर्ड सी है कंसिडरेशन। देखिए कंसिडरेशन की मैंने अभी बात की कि आपको अपने ऑडियंस को समझना है, अपने ऑडियंस को समझना है, स्टेक होल्डर्स को समझना है, उनकी नीड्स को समझना है कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑडियंस की। आपको उसको कंसिडर करेंगे तो आप डेफिनेटली बेटर डिलीवर कर पाएंगे। और करेक्टनेस, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो करेक्ट हो। देखिए हाँ, क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आपके एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके दूसरे सोर्स में अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कई जगह से आप वैलिडेट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो, करेक्टनेस होगी, स्पेसिफाइज होगी। सॉरी व्यूअर्स, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी तो ही वो राइट मैसेज डिलीवर कर पाएगी, नहीं तो आपका मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लैरिटी, सिंपलिसिटी, देखिए कोशिश कीजिए कि सिंपल रहने की। जैसे कि हम अपने लेक्चर्स में कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा हाई फाई करने की कोशिश नहीं। इसी लेक्चर को मैं बहुत हाई फाई तरीके से बताने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो मोटो है उसको हम यहाँ ध्यान रखते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो हर एक लेवल तक पहुँचें, स्टूडेंट्स तक भी पहुँचें, बच्चों तक भी पहुँचे और प्रोफेशनल तक भी पहुँचे, बिजनेसमैन तक भी पहुँचे, ताकि वो ये समझ पाए कि और जो हमारा मोटो है स्किल डेवलप करने का, वो हमारा मेन मोटो है। हमारा मोटो ये नहीं है कि हम कितने हाईली इफेक्टिव वे में इसको, हाईली इफेक्टिव होनी चाहिए। हाईली इफेक्टिव का मतलब है सिंप्लिसिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ हम अपनी बात को अपने ऑडियंस के साथ रख पाएँ और हम अपनी ऑडियंस को डेफिनेटली यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और बात आ जाती है कर्टेसी की। देखिए डेफिनेटली कर्टेसी, आपको अपने ऑडियंस के लिए कर्टेसी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम जैसे कि हम कहते हैं कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, तो डेफिनेटली हमें ये समझना है कि हमारी जो ऑडियंस है, जब तक हम ऑडियंस की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे हम उनकी एक्सपेक्टेशन को नहीं समझ पाएंगे, उनकी नीड्स को नहीं समझ पाएंगे, उनको आप कैटर नहीं कर पाएंगे, उनको रेस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो कर्टेसी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है यहाँ पर करेक्टनेस। आई थिंक करेक्टनेस, फैक्ट्स और प्रूफ रीड। देखिए आपके जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो
कम्युनिकेशन है उसमें कम गलतियां हो, गलतियां ना हो, आप सही शब्दों का चुनाव करें, सही क्रमबद्ध तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, तो आपका जो इफेक्ट कम्युनिकेशन है वो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। सो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझ लिया। आशा करता हूँ कि इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कम्युनिकेटर साबित होंगे। यही हमारी कोशिश है, यही आज का हमारा स्किल बिल्डिंग का मोटो है। और व्यूवर्स देखिए, अभी हम बात करते हैं, अब हम फैक्ट की बात कर रहे थे तो थोड़े से फैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि टाइम स्पेंड इन कम्युनिकेटिंग। देखिए हम ह्यूमन बींग्स कितना समय कम्युनिकेट करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक स्टडी के द्वारा ये रिजल्ट आए हुए हैं कि 70% टाइम हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, क्यूज हो, एक्सप्रेशंस हो, इमोशंस हो, इन सब के थ्रू। केवल बोलने से ही कम्युनिकेशन नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिए। 70% टाइम ही ऐसा होता है, मे बी कि स्लीपिंग हो या कुछ और हो, वहां पर भी हम देखिए यूनिवर्स से तो कम्युनिकेट करते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब कम्युनिकेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए लिसनिंग को कितना परसेंटेज दिया गया है। लिसनिंग को कहा गया है कि 40%, अगर हम 100% को डिवाइड करने की कोशिश करें तो 40% हमें लिसनिंग पे ध्यान देना चाहिए, 9% हमें राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, 16% केवल रीडिंग पे ध्यान है, और 30% स्पीकिंग। देखिए स्पीकिंग का लिसनिंग से कम रेशियो है। आपकी स्पीकिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी आपकी लिसनिंग है, क्योंकि लिसनिंग पे ही आपकी स्पीकिंग डिपेंड करेगी। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 30% इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 40% अगर आपका बेटर है, आपकी लिसनिंग बेटर है, आप लिसनिंग बहुत ध्यान से करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी, और आपकी स्पीकिंग आपकी लिसनिंग पे डिपेंड करेगी। यही फिर आप रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं तो वो थर्ड और फोर्थ लेवल पे आ जाती है। तो आशा करता हूँ व्यूवर्स ये फैक्ट आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और यहाँ पर देखिए बात करते हैं पर्पज ऑफ लिसनिंग की। यहाँ पर तो देर इज नो डाउट अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। व्हाई इज लिसनिंग सो इम्पोर्टेंट? क्यों लिसनिंग को इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है? लिसनिंग सर्व्स अ नंबर ऑफ पॉसिबल पर्पजेज, and the purpose of listening will depend on the situation and the nature of communication। देखिए क्या कह रहा है, to especially focus on messages being communicated, avoiding distractions and पर कॉन्सेप्शंस। ओके, देखिए कह रहे हैं कि अगर आपको अगले की बात समझनी है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उन पे फोकस करना होगा, लिसनिंग पर फोकस करना होगा। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, वो आपको हटाने होंगे, और उसको हटाने के लिए आपकी लिसनिंग की जो फोकस करने की जो पावर है, उसको डेफिनेटली आपने इम्प्रूव करना होगा। दूसरा है टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज। देखिए स्पीकर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, क्या आइडियाज वो शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली लिसनिंग उसमें हेल्प करेगी। टू क्रिटिकली एसेस व्हाट इज बीइंग सेड, जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसको आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, और क्रिटिकल थिंकिंग आपके लिसनिंग से ही आएगी डेफिनेटली। और क्रिटिकल थिंकिंग व्यूअर्स मैं आपको बता दूं बहुत ही क्रिटिकल स्किल है आज के समय में। उसके बाद बात आ जाती है, और जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी लिसनिंग से, टू ऑब्जर्व द नॉन वर्बल सिग्नल्स। देखिए अगर आप लिसन कर रहे हैं ढंग से, तो आपके जो सेंसेस हैं वो ओपन होने चाहिए बिल्कुल। मैं कहूँगा कि फोकस होने चाहिए। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स आप तभी रिसीव कर पाएंगे जब आपकी लिसनिंग फोकस्ड हो। व्हाट इज बीइंग सेड टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, आप नॉन वर्बल क्यूज को भी रिसीव कर रहे होने चाहिए। टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन, डेफिनेटली आप इंटरेस्ट शो करने के लिए आपको करना होगा, इफेक्टिवली लिसनिंग करना होगा, इफेक्टिव लिसनिंग आपको करनी होगी, उस पर ध्यान आपको केंद्रित करना होगा, उसके कंसर्न्स को समझना होगा, कंसंट्रेशन को समझना होगा। टू इनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुल्ली, ओपनली एंड ऑनेस्टली, डेफिनेटली आप जब आप बेहतर लिसनर, एक अच्छे लिसनर हो जाते हैं, तो जो कम्युनिकेटर है वो भी आपसे बेहतर जुड़ पाता है, आप कम्युनिकेटर से बेहतर जुड़ पाते हैं, और वो आपको जो है बेहतर और ओपनली और कंप्लीटनेस के साथ इंफॉर्मेशन को आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो तभी कंप्लीट होगा। टू डेवलप अ सेल्फलेसनेस अप्रोच, पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। और ये थोड़ी सी और कुछ मोरल चीजें हैं जिनको आप
ध्यान में रख सकते हैं। सो आशा करता हूँ व्यूवर्स कि आपको जो है वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और जो कम्युनिकेशन की जो स्टेट्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्पीकिंग आती है, उसके बाद रीडिंग आती है और राइटिंग आपकी लास्ट में आती है व्यूवर्स। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में आप राइटिंग में जा रहे हो तो वहां पर राइटिंग की आपकी इंपॉर्टेंस हो, अदरवाइज it is from a general perspective. So listening is the highest scoring in these studies. So आइए विवास थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में चाहे आप फेस टू फेस बात कर रहे हो या आप किसी मीडिया का यूज कर रहे होते हैं, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए एक मैसेज जो है वो सेंडर जनरेट करता है। तो एक सेंडर है जो मैसेज देने वाला है, उसको हम सेंडर कहते हैं, और वो डेफिनेटली एक मैसेज ट्रांसमिट करता है। और जब किसी चैनल से वो मैसेज जाता है तो डेफिनेटली उस मैसेज को हम सिक्योरिटी पर पर्पस के लिए हम कह सकते हैं। देखिए अगर मेरी ऑडियंस हिंदी की है तो मैं ये लेक्चर हिंदी में कर रहा हूँ, तो ये मेरा मैसेज एक तरह से इनकोड है। जिस व्यूअर को इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं आती, वो हो सकता है कि इस मैसेज को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके लिए ये इनकोडेड मैसेज है, राइट। उनको अगर इस लेक्चर को समझना है तो डेफिनेटली उनको हिंदी का कन्वर्टर, हिंदी में इसे डिकोड करना होगा। यानी इनकोड क्या होगा कि इस मैसेज को सिक्योर करने के लिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि मैसेज को सिक्योर रूप में ट्रांसमिट करने के लिए आप उसे इनकोड कर देते हैं। यानी कि एक ऐसी फॉर्म में ट्रांसफर करके आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं ताकि वो सिर्फ रिसीवर ही उसे समझ पाए, बाकी लोग नहीं समझ पाए। और ये इनकोड मैसेज एक चैनल के थ्रू होते समय, चैनल के द्वारा होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है, और रिसीवर से पहुंचने से पहले से डिकोड किया जाता है ताकि रिसीवर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो मैसेज आ जाए। यानी कि सेंडर है, एक सोर्स है सेंडर जो मैसेज जनरेट कर रहा है, उसको इनकोड कर रहा है, चैनल से मैसेज होते हुए लास्ट में जब रिसीवर से पहुंचने से पहले डिकोड करके उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चेंज करके रेसिपेंट्स को दिया जाता है। ये बेसिकली आप अगर टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे, आप किसी पे टेलीफोन से बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप टेलीकम्युनिकेशन मीडिया यूज कर रहे हैं, आप फोन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज कर रहे हैं, या कोई और अन्य मीडिया यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस तरीके का ये कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो होता है। देखिए एक जगह पर सेंडर यहाँ पर जो है सेंडर है, दूसरे एंड पे रिसिपिएंट्स है, इसके बीच में कोडिंग इनकोडिंग चैनल है, और यहाँ पर बैरियर को भी हाईलाइट किया है। देखिए अगर चैनल में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जिस चैनल से आपका जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, अगर उसमें कुछ बैरियर्स हैं तो डेफिनेटली आपके मैसेज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। देखिए कई बार हम लोग बात करते हैं तो फ़ोन पे बात करते हुए वॉइस क्लियर नहीं आती, वॉइस कट जाती है, और हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, फिर हमें दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, और फिर हम दोबारा से उस बात को रिकन्फर्म करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से चैनल में कुछ बैरियर आ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपने समझना है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। जरूरी नहीं है कि जो सेंडर है वो सेंडर ही रहेगा, एक पॉइंट पे वो सेंडर है, दूसरे पॉइंट पे वो रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि जब रिसीवर उसको कोई मैसेज भेजेगा तो वो सेंडर बन जाएगा और सेंडर यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा। लेकिन जो बीच की जो प्रोसेस है, कोडिंग इनकोडिंग चैनल की जो प्रोसेस है और जो बैरियर्स की जो प्रोसेस है, वो सेम रहेगी। कोशिश रहती है कि जो चैनल है उसमें कोई भी बैरियर न हो, ताकि आपका मैसेज क्लियर और क्रिस्प ट्रांसफर हो पाए व्यूअर्स। ओके, आशा करता हूँ कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाता है। मैसेज सेंडर है, मैसेज को इनकोड किया, चैनल के द्वारा ट्रांसफर किया, डिलीवर करने से पहले डिकोड किया, रेसिपिएंट को डिलीवर कर दिया। वहां से रेसिपिएंट उसका फीडबैक भेजता है, फीडबैक डेफिनेटली अब ये रिसीवर हो गया, एक तरह से सेंडर हो गया, चूंकि ये फीडबैक भेज रहा है। इनकोड किया, चैनल के द्वारा गया, डिकोड हुआ, और जो सेंडर था पहले अब वो रिसीवर हो गए, और उनको उसका फीडबैक मिल गया या कंफर्मेशन मिल गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस, और मैसेज और कम्युनिकेशन इज सेंड बाय सेंडर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल टू अ रिसीवर और टू मल्टीपल रिसीवर। देखिए रिसीवर एक भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन टू वे होता है। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सेंडर ने मैसेज भेज दिया, वो रिसीवर को पहुंच गया, और अब सेंडर के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। जब तक सेंडर को ये कंफर्म नहीं हो जाता कि मैसेज पहुंच गया है, तब ही कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इसीलिए कहते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे होता है हमेशा। द सेंडर मस्ट इनकोड द मैसेज,
the information being conveyed into the form is appropriate to the communication channel and receives then decode the message to understand the meaning and significance. अब डेफिनेटली इस चीज़ को हम बहुत आसानी से सभी समझते हैं, तो आगे बढ़ते हैं व्यूवर्स और कुछ और चीज़ों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिकेशन के एसएन कंपोनेंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी, देखिए कम्युनिकेशन और रिसीवर्स को यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से बताया। यहाँ पर एक जो सोर्स है वो एक समय में सोर्स भी है और दूसरे टाइम में वो रिसीवर हो जाता है। जब ये सोर्स है तो दूसरा दूसरा वाला सोर्स रिसीवर रहेगा, और जब रिसीवर वाला सोर्स बन जाएगा तो दूसरा सोर्स जो है वो रिसीवर हो जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है और मैसेज के साथ और उधर से जो है फीडबैक ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो ट्रांसफर हो रहा है डेफिनेटली उसके लिए एक्सचेंज के लिए जो है चैनल यूज हो रहा है, मीडियम यूज हो रहा है। और इसमें देखिए कुछ इंटरफ्रेंस आ सकती है जिसको हम ऑब्स्टेकल भी कहते हैं, या फिर आपके जो है बैरियर टू कम्युनिकेशन कहते हैं। और यहाँ से जो है कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में मैसेज ट्रांसफर हो रहा है ये सेंडर पर डिपेंड करता है, और किस इन्वायरमेंट में रिसीवर रिसीव कर रहा है ये रिसीवर के इन्वायरमेंट पर रिसीव करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या सोर्स क्या आपके स्टेप्स हो गए या कंपोनेंट हो गए, सोर्स है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक है, इन्वायरमेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, इन्फ्लुएंस है, इंटरफेरेंस है। देखिए बाकी सारी चीजों को हमने समझ लिया, यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट की बात रह गई थी। देखिए जब कोई सेंडर कोई मैसेज जनरेट करता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई इंटेंट होता है। अगर रिसीवर उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाता या कॉन्टेक्स्ट से अवेयर नहीं है तो रिसीविंग डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। सो डेफिनेटली जब भी देखिए, और मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि जब भी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, सो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन होता है रिक्वेस्टर को वो यही होता है कि आप मुझे कॉन्टेक्स्ट शेयर कीजिए। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एनालिसिस यू नीड, व्हाट इज द पर्पज यू वांट टू यूटिलाइज फॉर इट। सो दैट इज वेयर दिस इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्टेक्स्ट से मैसेज को या कम्युनिकेशन को जोड़े, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करे। अगर कॉन्टेक्स्ट वहां पर नहीं दिया जा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट को पहले समझे और फिर मैसेज को रिसीव करने के बाद इंटरप्रेट करे, उसको कैलकुलेट करे, मैनिपुलेट करे, इंटरप्रेट करे, ट्रांसमिट समझे, कंफर्म करे, रिकन्फर्म करे। राइट, सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। और ये सारे के सारे जो है जो एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए व्यूअर्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में आपको चीज़ें बता चुका हूँ कि अब आपको इसमें समझने में आसानी हो रही होगी। तो मैं मानता हूँ। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, हमने बहुत बात की जब कम्युनिकेशन में मैंने बात की, हमने बात की लिसनिंग की, हमने बात की नॉन वर्बल क्यूज की, हमने बात की कंसाइज की, हमने बात की क्लैरिटी की, हमने बात की कंप्लीटनेस की, और बहुत सारी बातें की। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में इसको हमने यहाँ पर लेबल कर दिया। देखिए कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में देखिए आप स्पोकन लैंग्वेज का यूज करते हैं, यहाँ पर आप वर्ड्स की का ध्यान रखते हैं कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं वो कितने अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, कितनी अप्रोप्रिएटली कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर रहे हैं। बट टोन क्या है आपकी, देखिए जब आप स्पीकिंग की बात कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपके वर्ड्स और टोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किस बात को आप किस परिप्रेक्ष्य में किस टोन में बात कर रहे हैं समझने वाला। देखिए क्योंकि हमने कहा था कि जो वर्ड्स की इंपॉर्टेंस बहुत कम है, और लिसनिंग में लिसनिंग की 45 है, और लिसनिंग में केवल वर्ड्स लिसनिंग नहीं होते, उसकी आपके इमोशंस क्या है, आप किस टोन के साथ, किस पिच के साथ, किस इमोशंस के साथ उस मैसेज को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लिसनर बहुत अच्छे से समझता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी टोन बहुत, आपकी पिच जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो रहती है। तो इसी में हम बात करते हैं कि, और यहाँ पर देखिए बात आ जाती है स्पीड की, आप कितनी स्पीड में डिलीवर कर रहे हैं।
फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। आप बहुत फॉर्मल हो रहे हैं, इनफॉर्मल हो रहे हैं। देखिए ये जो लेक्चर मैं आपके साथ ले रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कैजुअल ले रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मल ले रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं है। राइट, मैं आपको अपने ऑडियंस की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक लेक्चरर की तरह बिहेव कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है कि आपके साथ मैं जुड़ पाऊँ, इसलिए मैं कैजुअल हूँ बट इनफॉर्मल नहीं हूँ। राइट, आपके साथ मैं टॉपिक को बिल्कुल एजेंडा के साथ कवर कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट के साथ कवर कर रहा हूँ, इंटेंशन के साथ कर रहा हूँ, प्रोफेशनली कवर कर रहा हूँ। राइट, सो यहाँ पर आपको वर्बल चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आ जाती है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल। देखिए नॉन वर्बल में आपके जो है पोस्चर्स आ जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आपके गेस्चर्स आ जाते हैं, आपके आई मूवमेंट्स आ जाते हैं, एंड बिहेवियर। आपके आई मूवमेंट से पता चल जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आप आंखें चुरा तो नहीं रहे हैं, आंखें मिला रहे हैं। देखिए ये फ्रेजेस मैं यहाँ पर जानबूझकर यूज कर रहा हूँ। आप अगर कोई बार बार आंख चुरा रहा है, बार बार आंख मिल, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आपने अपने मैसेज को ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, यही प्रॉब्लम है। और वहीं पर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है भी उसका साथ नहीं देगी। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, आपके जो गेस्चर्स हैं, आपकी मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो तभी नॉर्मल रह पाएंगी जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, तभी आप कॉन्फिडेंटली उसे डिलीवर कर पाएंगे। आपकी आई मूवमेंट्स स्मूथ रहेंगी, आपका आई कांटेक्ट अच्छा रहेगा, आप अपने ऑडियंस से अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ तैयारी लग सकती है, कुछ समय जरूर लग सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि देखिए नर्वसनेस नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि आपके लिए कोई काम नया है तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस वहां पर आपको हो सकती है, लेकिन आपका नॉलेज आप उस चीज को ओवरकम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और व्यूवर्स देखिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स यहाँ पर दे देता हूँ कि जहाँ पर देखिए आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हैं, या आपको कहीं पर गैदरिंग में बोलना है, आपका कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, अपने क्लाइंट से आपकी कोई मीटिंग है, या आपको कॉन्टैक्ट के बारे में डील होनी है, और आप इन सब चीज देखिए आपका थोड़ा सा नर्वस होना वहां पर वाजिब है। और अगर आप नर्वस होंगे तो आपके गेस्चर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, एंजाइटी आ सकती है। तो इन सब को डील करने के लिए आपको देखिए सबसे पहली चीज है, आप प्रिपेयर करिए, रिहर्स करिए। प्रिपेयर करिए मीन्स आपको जो बात करनी है, जो मैसेज कम्युनिकेट करना है, पहले उसे आप ड्राफ्ट करिए, प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे से। उसको प्रिपेयर करने के बाद उसकी आप रिहर्सल करिए, 10 बार रिहर्सल करिए, 20 बार रिहर्सल करिए, जब तक आप पूरे कंफर्टेबल ना हो जाएं उसके बारे में आप उसकी रिहर्सल करिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ शुरू शुरू में जब आपकी चीज़ें हैं, जब आप नए हैं किसी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में, और इन चीज़ों के लिए आपको आप पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अभी नहीं है, आपको नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है। तो इसको डील करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, और ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपके ऑडियंस को पता चल जाएगी, आपके स्टेक होल्डर्स को पता चल जाएगी। उसको डील करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर कीजिए, रिहर्स कीजिए, आप मॉक्स कीजिए, डेमोज कर सकते हैं, आप अपने अपने परिवार के सामने कर सकते हैं, अपने दोस्तों के सामने कर सकते हैं, उसकी रिहर्सल करिए आप। और आप कॉन्फिडेंस होने की कोशिश करिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी मीटिंग है तो मीटिंग में आप 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। आप वहां जाकर रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए और जब आप कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरू में 1 मिनट 2 मिनट आप थोड़ा सा रिलैक्स, अनकंफर्टेबल रह सकते हैं हल्का सा। तो अगर आप टाइमली पहुंच जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा उस इन्वायरमेंट से अपने आप को फेमिलियर कर पाएंगे, उस इन्वायरमेंट से जुड़ जाइए, वहां पर जाकर आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करें तो वहां पर थोड़ा सा कामनेस के साथ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो वॉइस की जो स्पीड है, जब वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं तो बहुत आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी जो पिच पर आपका कंट्रोल नहीं रह पाता, आप बोलते चले जाते हैं, बहुत स्पीड में चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि शुरू में आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, और जब आप इन चीज़ों का शुरू में ध्यान रखेंगे तो आप 1-2 मिनट के बाद आपके जो कम्युनिकेशन में, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, आप बहुत रिलैक्स उसमें आ जाएंगे, और आप बहुत अच्छा से कंटेंट को डिलीवर कर पाएंगे। ये कुछ क्यूज हैं जो आप वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ध्यान रख सकते हैं। और शुरू में आपको कुछ प्रैक्टिस लग सकती है, कुछ रिहर्सल लग सकती है, कुछ मॉकअप मॉक्स आप करें, कुछ डेमो आप करें, डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के सामने करें, किसी और के साथ प्रेजेंट करें, सेल्फ
आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, कुछ भी आप कर सकते हैं और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। फिर हो सकता है कि कई बार आपको जो है प्रेजेंटेशन 10 मिनट पहले भी मिले, आप उसको गो थ्रू करके, क्योंकि अब आप फुल ऑफ नॉलेज हो गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, आप ऑडियंस के साथ कंफर्टेबल हो गए हैं, उनके साथ आपको सिचुएशंस को डील करना आ गया है, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं व्यूअर्स। उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल फॉर्म में। देखिए मैं आपके साथ आज जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं विजुअल फॉर्म में कर रहा हूँ, राइट। हम अपना एजुकेशन मटेरियल तो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं स्क्रीन पर, मेरी आप इमेज भी देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस को देख पा रहे हैं, आप मेरे यू नो वोकल वर्ड्स को आप डेफिनेटली आप सुन रहे हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। हिंदी में हम आज कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मेरी बॉडी मूवमेंट को यहाँ पर देख पा रहे हैं, आइज मूवमेंट को आप देख पा रहे हैं, आपसे मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कितने कंफर्टेबली इस सब्जेक्ट मैटर को मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज से आएगा, ये आपके नॉलेज से आएगा, ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा। क्या आपकी टोन सही है, क्या आपकी पिच सही है, क्या आप उस मैसेज को क्लियर, कंसाइज और कंप्लीटनेस के साथ अपने ऑडियंस को डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर हम विजुअल फॉर्म में कर रहे हैं। तो विजुअल फॉर्म में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपका वीडियोस भी जा रहा है, आपके ऑडियोज आ रही है, ऑडियो की क्वालिटी क्या है, वीडियो की क्वालिटी क्या है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे दिख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना दिख रहा है, आप कितने प्रिपेयर्ड है सब्जेक्ट को लेकर, उसकी कितनी तैयारी आपकी है, वो सारी वहाँ पर दिख जाती है, झलक जाती है व्यूअर्स। तो ये विजुअल का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद रिटर्न की बात आ जाती है कि कई बार हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, हम ईमेल भेजते हैं, हम हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडिया आजकल हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप की बात करें, आप डेफिनेटली वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्स्ट भी आप एक्सचेंज करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, आप ईमेल्स यूज करते हैं, राइट। ईमेल्स एक बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है रिटर्न रिटर्न की फॉर्म में। या आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं किसी को, आप कोई एसओपी बना रहे हैं, आप कोई प्रोसेस डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन की बात आ जाती है कि आपने जो है कितने क्रमबद्ध तरीके से उसको ड्राफ्ट किया है, आपकी जो है रिटर्न की जो फॉर्म है वो क्या है। ईमेल आप लिख रहे हैं तो ईमेल के एथिकेट आपको पता होने चाहिए कि ईमेल कैसे लिखी जाती है, ईमेल में हम कैसे किसी को सल्यूट करते हैं, सल्यूटेशन कैसे यूज होता है, बॉडी ऑफ लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, उसमें कंक्लूड कैसे करना है, एंड में आपके सिग्नेचर कितने इंपॉर्टेंस हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिसीवर को। आपने जो सब्जेक्ट लाइन चूज की है उससे वो कितनी कैची लाइन है, या वो कितने रिलेवेंट है उस टॉपिक से जो आप कन्वे कन्वे करने जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी है। और रिटर्न कम्युनिकेशन देखिए चूंकि एक रिकॉर्डेबल भी हो जाता है, तो आपको वहाँ पर वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बहुत ज़रूरी होता है। और रिटर्न में जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए उस लैंग्वेज की बात आ जाती है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रामेटिकली कितने करेक्ट हैं, क्योंकि आप रिटर्न में दे रहे हैं। वर्बली कुछ चीज़ें जो है वोकल में चल जाती हैं, लेकिन जब आप रिटर्न में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये आशा की जाती है कि आप उस लैंग्वेज के जो जो भी वर्णमाला है, जो भी उसके शब्द हैं, जो भी उसके सेंटेंसेस है, फॉर्मेशन जो आपका उसका कंटेंट का जो फॉर्मेशन है, वो एज पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के रूल्स उसमें फॉलो हो रहे हैं, यानी कि इंग्लिश है तो ग्रामर फॉलो हो रही है, वो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग देखिए बहुत ज़रूरी है जब आप किसी कम्युनिकेटर से जुड़ना चाहते हैं, अ, उस कम्युनिकेशंस को समझना चाहते हैं, उसे ग्रैप्स करना चाहते हैं, उसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए व्यूअर्स। आइए व्यूअर्स थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे लेक्चर का अब एंड आने ही वाला है। और इससे पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा आज, और उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या है। देखिए जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बैरियर की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में
कई बार कुछ बैरियर्स आ जाते हैं और जिसकी वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और जब वो जो कम्युनिकेशन के बैरियर जो है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो वो बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्साइज़ हो और उसमें कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए। तो देखिए कुछ बैरियर्स को यहाँ पर समझ लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट नेगेटिव है, हम प्रोग्रेसिव सोच की बात कर रहे हैं लेकिन क्लाइमेट नेगेटिव है, आपका वहाँ पर कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ है, सो आपका वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा व्यूअर्स। एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन पॉलिसी, आपने कम्युनिकेशन पॉलिसी ही नहीं बनाई है। कम्युनिकेशन के आपके क्या मीडियम है, क्या सोर्सेज हैं, क्या तरीके हैं। एक्सप्रेसिव अथॉरिटी लेयर्स, देखिए कम्युनिकेशन किस अथॉरिटी से आ रहा है, क्या उसमें कोई फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से हमारे कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं और ऑर्गेनाइजेशन इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जब कोई बड़ा कम्युनिकेशन आ रहा होता है, कोई इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन आ जाता है, तो कोशिश की जाती है कि उसको एक इम्पैक्टफुल लीडर के द्वारा कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन चैनल की बात की जाती है, उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा हो या ईमेल कम्युनिकेशन है या कोई कम्युनिकेशन का कौन सा चैनल यूज़ किया जा रहा है, उसकी रीच क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं ताकि बैरियर्स ना आए। इंडिविजुअल अगर में देखिए डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं लोगों की। आप जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच ना करे। अगर वो मैच नहीं करेगी, आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करेगी, उनका नेचर मैच नहीं करेगा, तो जिस मैसेज को आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है वो उससे अग्री ही ना करें। तो ये भी एक बैरियर है क्योंकि डिफरेंट सोच होती है लोगों की, वो है परसेप्चुअल डिफरेंसेस। उनके परसेप्शन अलग है, आपके परसेप्शन अलग है, आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना समझे क्योंकि वो बैरियर है वहां पर। फियर है, देखिए फियर भी बहुत फियर भी एक फैक्टर होता है इंडिविजुअल बैरियर्स में। अगर कोई फियर में है तो डेफिनेटली वो उस चीज को उस रूप में नहीं रिसीव करेगा जिस रूप में उसे रिसीव करना चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग, देखिए स्टीरियोटाइपिंग होती है कि अगर आप कुछ प्री नोशंस हैं, आपकी पहले की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, वो लेयर्स हैं, वो कंसेप्ट आपके बने हुए हैं, तो वहां पर भी आप कितना भी कम्युनिकेट कोशिश करने की कोशिश करें, वो स्टीरियोटाइपिंग उस मैसेज को कम्युनिकेट करने से वहां पर बैरियर करती है। उसको बोटल नेक्स की तरह स्टेरियोटाइप को देखा जा सकता है। हेलो इफेक्ट, देखिए कई बार क्या होता है आप किसी के बारे में पहले टाइम से ही एक इमेज बना लेते हैं, और अगर कोई इमेज आप बना लेते हैं तो उसके बाद चाहे वो यानी अब हो सकता है कि वो इमेज अच्छी बन गई हो सकता है वो खराब इमेज बन गई हो, लेकिन जो इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, रिसीवर जो है उसी पर्सपेक्टिव से उस मैसेज को रिसीव करने लग जाता है, और ये हेलो इफेक्ट जो है वो एक जो है कम्युनिकेशन में बहुत बैरियर है। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना कि कई बार कि किसी को बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो ये वही बात आ जाती है, हेलो इफेक्ट की बात आ जाती है। किसी से आप कई बार बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, देखिए कई बार होता है कि हमारे कोई एक्ट्रेस होते हैं या कोई और हो सकता है कि वो हमारा रोल मॉडल बन जाता है, और फिर अचानक हमें पता चलता है कि कुछ उन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो वो वहां पर देखिए हमारे फिर वो हेलो इफेक्ट हमारा फिर वहां पर बहुत इम्पेक्ट करता है। राइट, सो हेलो इफेक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बैरियर है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में। देखिए इन इन अटेंशन, इन अटेंशन मीन्स अगर आपकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली वो मैसेज में बैरियर है। वो जानबूझकर ध्यान नहीं दे रहा है या वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर भी आपका कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात उन्हें समझा दें, क्योंकि वो रेडी ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहते उन बातों को, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन में बैरियर होगा। देखिए कुछ सिमेंटिक बैरियर की बात करते हैं, कुछ सिमेंटिक बैरियर भी होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और बैरियर्स हो सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक बहुत बड़ा टर्म है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी गई है कि आप कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है, किसको यूज़ करूं किसको नहीं यूज़ करूं। तो आपको बहुत डेफिनेटली जब हम बात कर रहे थे क्लियर और क्रिस्प होने की,
तो वहां पर ये बात आ रही थी इंफॉर्मेशन ओवरलोड आप ज्यादा ना करें। देखिए आज का जो समय है सोशल मीडिया का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है। आप कई बार इंटरनेट पे कोई टॉपिक को सर्च करने जाते हैं, आपको इतनी ज्यादा उसकी डिटेल मिल जाती है, इतने वेरिएशंस मिल जाते हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि उसमें से सही क्या है गलत क्या है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। फॉल्टी एक्सप्रेशंस, अगर एक्सप्रेशन गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन की गई है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। स्टेटस ऑफ पावर डिफरेंस, देखिए ये सारी चीजें आती हैं। निगेटिव एटीट्यूड टू चांस नॉइस, डेफिनेटली अगर आप कोई मीडिया यूज करें, जैसे हमने टेलीफोन एक्सचेंज की बात की थी या आपके मोबाइल कम्युनिकेशन की बात की थी, कि कई बार उसमें नॉइस आ जाती है, ट्रबल आ जाता है, इंटरप्शन आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। तो देखिए, और इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कल्चरल बैरियर होता है। देखिए एक कल्चर दूसरे कल्चर की बात नहीं सुनता, एक कल्चर दूसरे कम्युनिकेशन को समझना ही नहीं चाहता। अगर किसी एक विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा से नहीं जुड़ पाते, क्यों? क्योंकि वो कल्चरल डिफरेंसेस है। अगर हम ये कहें कि देखिए जैसे होता ही है कि डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट सोच होती हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, सो वो एक दूसरे से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर उनकी कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और कल्चरल डिफरेंसेस डेफिनेटली एक बैरियर है आपके कम्युनिकेशन में। अगर एक एक रिलीजन के लोग कहेंगे कि हाँ नहीं, हमारे रिलीजन में हम ये फॉलो करते हैं, आप ये क्यों फॉलो करते हो, या आप ऐसे क्यों नहीं करते, दूसरे रिलीजन वाले उनको कॉन्ट्रासेप्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रिलीजन्स में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगते रहते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि ये एक कल्चरल डिफरेंस है। तो जहां पर कल्चरल डिफरेंस है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। दूसरी बात करते हैं ओवर अंडर अंडर रीचिंग, या आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा बार बार रीच आउट कर रहे हैं, या अंडर रीचिंग, या आपकी जो कम्युनिकेशन की रीच ज्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है, वहां पर भी आपका कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकता है। स्टीरियोटाइप रिएक्शंस हमने बात कर ली है। टॉकिंग द स्पॉटलाइट, टॉकिंग द स्पॉटलाइट है। अनसुटेबल रिस्पॉन्सेज है। अनसुटेबल रिस्पॉन्सेज मीन्स कि अगर आप जो रिसीवर है वो कोई और रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ से रिस्पॉन्स कुछ और चला जाता है, तो वहां पर भी बैरियर आ जाते हैं व्यूअर्स, और डेली लाइफ में हमें ये बहुत देखने को मिलते हैं। प्रिटेंडेड कम्प्रहेंशंस हो जाते हैं, इन अडेप्टेड नॉन वर्बल क्यूज हो जाते हैं। देखिए हो सकता है कि कई बार हमारे वर्ड्स तो कुछ और है, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही होती है, और डेफिनेटली अगर कोई इफेक्टिव लिसनर है तो वो समझ जाता है उन चीज़ों को। और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं कि कई बार हमारे, देखिए हमने कहा था कि जो क्लियर और क्रिस्प होने चाहिए, जहाँ पर क्रिस्प की बात आ रही थी, और क्रिस्प में क्लियर के साथ सिंपल वर्ड वहाँ पे ऐड किया गया था, कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे रिस्पॉन्सेज हो वो सिंपल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल बैरियर, जहाँ पर हमने नॉइज की बात की है, इंटरप्शंस आ गए हैं, ट्रबल आ गई है, फॉल्ट आ गए हैं, तो वो फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। हालांकि फिजिकल बैरियर्स को हम ठीक किया जा सकता है, राइट, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, उन्हें मेंटेन किया जा सकता है, उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें हो सक हम सभी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इन सारे बैरियर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि अंत में इस लेक्चर के मैं आपको एक फॉर्मूला देकर जाऊंगा, और अब बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल फॉर्मूला की। जी हाँ, कम्युनिकेशन में देखिए, जब आप आज के समय में हम बात कर रहे हैं अजाइल मेथोडोलॉजी की, आज के समय में हम बात कर रहे हैं डिजाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी की, जिसमें क्या किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम कहें, और छोटे छोटे टास्क में हम ये अगर ये कहें कि छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर देते हैं, और उनके साथ जो भी आपकी प्रोजेक्ट की टीम है, कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट की टीम जो है छोटी छोटी टीम्स में डिवाइड हो जाए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है ईजी हो जाए। क्योंकि हो सकता है एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है आपका, और उसमें बहुत लोगों की टीम अगर जुड़ी हुई है, सो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत
टफ हो जाता है। और देखिए इस एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे टफ हो जाता है। यहाँ देखिए आप, अगर तीन लोग हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो तीन ही चैनल है, पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री। पर्सन वन पर्सन टू से बात कर रहा है, टू वन से बात कर रहा है, टू थ्री से बात कर रहा है, थ्री टू से बात कर रहा है, थ्री वन से बात कर रहा है, और वन थ्री से बात कर रहा है। तो तीन ही कम्युनिकेशन चैनल बन रहे हैं तीन लोगों के, अगर तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इन तीन लोगों को हम डबल कर दें, छह लोग कर दें, तो देखिए अब इनके जो कम्युनिकेशन चैनल हो गए 15 हो गए। लोग डबल हुए लेकिन चैनल कितने हो गए, 5 टाइम्स बढ़ गए हैं व्यूवर्स। तो आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन चैनल किस तरीके से एक्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं अगर किसी भी प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो तो। इसीलिए जो एंटरप्राइज डिजाइन थिंकिंग है या अजाइल डिजाइन थिंकिंग में प्रोजेक्ट्स को स्प्लिट किया जाता है छोटे छोटे हिल्स में, छोटे छोटे माइलस्टोन्स में, छोटे छोटे स्प्रिंट में। अगर मैं कहूँ अलग अलग टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं, हालांकि सबका मतलब एक करीब करीब समान ही है। तो उन क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब टीम छोटी होगी तो नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कम होंगे, और जब नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कम होते हैं तो मैसेज बहुत क्लियर, कंसाइज, कंप्लीटनेस के साथ ट्रांसफर होगा। और ये देखा गया है एक्सपीरियंस में कि जो अजाइल टीम्स हैं, एंटरप्राइज डिजाइन थिंकिंग में जो स्प्रिंट्स यूज होते हैं, या आपके जो स्क्रम मास्टर में जो स्प्रिंट्स यूज होते हैं, जो छोटे छोटे हिल्स या माइलस्टोन्स यूज होते हैं, और उनके साथ टीम्स को एक छोटी छोटी टीम्स बनाकर उन माइलस्टोन्स में, उन हिल्स में असाइन की जाती है, और ये इंडिविजुअल टीम्स परफॉर्म करती हैं अपने अपने असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। क्योंकि आप कम्युनिकेशन चैनल, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल कम हो गए हैं, छोटी टीम्स बेटर कम्युनिकेट कर पाती हैं, बड़ी टीम्स में बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता क्योंकि नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। व्यूवर्स, ये बहुत समझने की बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये बहुत काम आता है। जब हम पीएमपी की क्लासेस लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज इतना समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के लिए एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को आप इससे समझ सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। और एन होता है नंबर ऑफ पीपल इन दी चैनल, और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि अगर हमारे तीन लोग हैं तो नंबर ऑफ चैनल कितने होंगे, तो लोग कितने हैं, तीन है, तो n इक्वल टू थ्री हो गया। थ्री इंटू थ्री माइनस टू, यानी कि थ्री इंटू टू इज सिक्स डिवाइड बाय टू इज थ्री। देखिए अगर तीन लोग हैं किसी प्रोजेक्ट में तो नंबर ऑफ चैनल तीन होंगे, क्योंकि थ्री इंटू थ्री माइनस वन यानी टू, यानी थ्री इंटू टू इज सिक्स डिवाइड बाई टू इज थ्री, राइट। सो नंबर ऑफ चैनल थ्री होंगे। लेकिन अगर इसी थ्री को हम रिप्लेस कर दें छः से, कि एक प्रोजेक्ट में छः लोग हैं और छः लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो देखिए कितने नंबर ऑफ चैनल बनते हैं, सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, सिक्स इंटू फाइव मीन्स 30 डिवाइड बाय टू इज 15। देखिए लोग तीन थे तो चैनल तीन ही रहे, लेकिन लोग छह होते ही चैनल 15 हो गए। यानी कि नंबर ऑफ चैनल जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे किसी प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे जैसे किसी प्रोजेक्ट में या किसी टास्क में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो जाते हैं, उनके नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल वैसे ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, और वो जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसी को सरल करने के लिए ये फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल फॉर्मूला। और व्यूअर्स, ये जो है जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या इसे कहें कि हम जो है मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसमें जब हम टीम्स बनाते हैं तो इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और आज व्यूअर्स, इसके साथ ही हम जो है इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और व्यूअर्स, आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपको कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशंस में लिसनिंग की इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूज की इम्पोर्टेंस, कम्युनिकेशन में आपका फिर वर्ड्स का लेवल, कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि लिसनिंग में 45% है, 30% आपका जो है वर्बल है, देन 16% यू नो रीडिंग है, एंड देन 11% और समथिंग गोज फॉर राइटिंग। सो व्यूअर्स, आपको आज कम्युनिकेशन में फिर हमने कम्युनिकेशन के मीडियम पढ़े, कम्युनिकेशन के
जो है पार्ट्स पढ़े, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को हर तरीके से समझा। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में समझा और अंत में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल फार्मूला, वो है आपका n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, जिसमें n है नंबर ऑफ पीपल। और व्यूअर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, थिंक एजूरा पर आपको लगता है कि आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, कुछ स्किल मिल रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल के साथ, बिजनेसमैन के साथ, क्योंकि हमारी लर्निंग होती है सभी के लिए। और तभी हमारा स्लोगन है skill to be used in every part of life. With that, I like to thank you all viewers, followers and subscribers. This is Chris and you are watching Think Azura. धन्यवाद, bye bye.